नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कहते हैं नारी में अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचान और अवसर की तलाश होती है और फिर सारी कायनात उसकी परवाज की गवाह बनती है। हर क्षेत्र में अपनी धमक दर्ज करा चुकी भारतीय नारी अब सेना में अपनी क्षमताओं का अगला अध्याय लिखने को आतुर है, क्योंकि अब सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिल रहा है। और अब आगे की राह के क्या होंगे अहम पड़ाव, इसी बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है। और आज हम भी इस विशेष कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे विमर्श। विस्तार से विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का ये आह्वान वास्तविकता का रूप ले चुका है। सेना हमारे देश का गौरव है, जिसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद अब महिला ऑफिसर्स को भी सेना में स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। सितंबर 2020 में आर्मी में महिला अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए विशेष संख्या 5 चयन बोर्ड का गठन किया गया, जिसके द्वारा अब तक कुल 615 महिला अधिकारियों के मामले पर विचार किया गया और इनमें से 424 को स्थायी कमीशन दे दिया गया है। इन महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में उच्च नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और सैन्य कार्य दिया जा रहा है। 33 महिला अधिकारियों के एक बैच ने आर्मी वॉर कॉलेज महू से मिड लेवल टेक्टिकल ओरिएंटेशन कोर्स भी पूरा कर लिया है। विशेष संख्या 5 चयन बोर्ड द्वारा जिन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है, वो भी पेंशन की पात्र होंगी, बशर्ते कम से कम 20 साल की सर्विस उनकी पूरी हो चुकी हो। पीसी ना पाने वाली महिला अधिकारी जो 20 साल की सर्विस कर चुकी है, वो पेंशन के साथ ही सेवानिवृत्त हो रही हैं। अन्य को 20 साल तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलेगी और पेंशन के साथ ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। दिसंबर 2020 से जूनियर बैचों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प मिल रहा है। सर्विस के 10वें वर्ष में पीसी के लिए विचार किया जाता है। आर्मी में महिला अफसरों को अब तक 2 विभाग, जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में ही परमानेंट कमीशन का मौका उपलब्ध था, लेकिन अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन ऑफर किया जा रहा है। हालांकि अब भी महिलाओं को युद्ध अभियानों के लिए स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। महिला अधिकारियों द्वारा परमानेंट कमीशन की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, क्योंकि परमानेंट कमीशन वाले ऑफिसर रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस में रहते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए किसी कैंडिडेट की भर्ती 10 साल तक के लिए ही होती है। हालांकि उनका सर्विस पीरियड 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब तक पुरुष ऑफिसरों को परमानेंट कमीशन में आने का विकल्प मिला करता था, लेकिन अब महिलाओं को भी ये विकल्प मिलने लगा है। 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। तब 5 साल का कार्यकाल हुआ करता था, जिसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन की अवधि बढ़ाकर 10 साल की गई और उसके बाद इस अवधि को 14 साल कर दिया गया। 2020 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ ही अब स्थायी कमीशन का भी विकल्प मिल रहा है। पुरुष अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के 10 साल पूरे होने पर अपनी योग्यता के अनुसार स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थी। वर्तमान में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती किया जाता है, जबकि पुरुष सीधे स्थायी कमीशन के जरिए भी भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अब महिलाएं भी सर्विस के 10वें साल में स्थायी कमीशन का विकल्प चुन सकती हैं। यानी अब सेना में भी महिलाएं लैंगिक समानता के युग में प्रवेश कर चुकी हैं और अपने पुरुष समकक्षों के समान चुनौतीपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है कि महिलाओं के लिए अब सेना में द्वार और ज्यादा खुल गए हैं। इससे महिलाओं के रोल, महिलाओं की भूमिका के साथ साथ महिलाओं का सेना में भविष्य भी एक अलग दिशा ले सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कैप्टन अनुभा राठौर, आप रिटायर्ड हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैप्टन राठौर। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय बनर्जी, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत करते हैं अजय जी। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी वाइस एडमिरल रिटायर्ड पुनीता अरोड़ा, जो कि पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। तो कुछ देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, करेंगे उनका भी स्वागत। लेकिन फिलहाल कैप्टन अनुभा, आपसे अगर मैं शुरुआत करना चाहूं, क्योंकि
बहुत लंबे समय से मांग थी इस बात की कि स्थायी कमीशन महिलाओं को मिलना चाहिए। कई बातें सामने आ रही हैं कि क्यों मिलना चाहिए, ये सब पर बहुत चर्चा हुई है। लेकिन अब जबकि स्थायी कमीशन मिलना शुरू हो गया है, निर्णय ले लिया गया है, तो महिला अधिकारियों को व्यवसायिक स्तर पर प्रोफेशनली उन्हें क्या फायदा होगा? देखिए, प्रोफेशनली उन्हें बहुत फायदा होगा। जब आप कोई प्रोफेशन चुनते हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, आईएएस हो, आप सोचते हैं कि आपको करियर की एक लाइन मिल गई और आप अपना बेस्ट करते हैं। समय समय पर हर स्तर में आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल के, किसी तरह की जो इनसिक्योरिटी पहले थी महिलाओं के लिए कि 5 साल बाद वो क्या करेंगी या 10 साल एक्सटेंशन मिलने के बाद वो क्या करेंगी, वो अब नहीं है। तो वो निश्चिंत होकर अपना ये करियर चूज करके, जैसे पुरुष अपना योगदान देते रहे हैं भारतीय सेना में, वैसे वो भी दे सकती हैं। और ये बहुत ही मनोबल बढ़ाएगा, बहुत ही मोटिवेट करेगा भारतीय युवतियों को कि इस करियर में आए, इसको चूज करें। तो हमें लगता है बहुत अच्छा एक जो भारत की जितनी भी युवतियां हैं, उनसे बहुत अच्छे अच्छे जिनके आप कह सकते हैं कि मेरिटोरियस हैं, वो इस फील्ड में आएंगी और अपना पूरा जीवन, आप कह सकते हैं, जब तक आप सर्विस कर सकते हैं तब तक आप इसमें करेंगी और अपना योगदान देंगी। तो ये सेना साथ साथ भारतीय युवतियों दोनों के लिए ये बहुत ही आशावादी और बहुत ही अच्छी बात। जी, इससे पहले कि मैं अजय जी के पास जाऊं, आपसे एक दो सवाल और लेना चाहूंगी कैप्टन अनुभा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि महिलाओं को और ज्यादा बड़े नेतृत्व की क्षमताओं के लिए, नेतृत्व वाले रोल्स के लिए भी तैयार किया जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर्स जैसे रोल के लिए भी उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर हम कमांडिंग ऑफिसर जैसे रोल की बात करते हैं, जिसमें काफी चुनौतियां होती हैं और एक तरह की शख्सियत, एक व्यक्तित्व अलग तरह का भी चाहिए होता है, महिला अधिकारियों को किस तरह की अलग तैयारी की भी जरूरत पड़ेगी जब उन्हें इस कमांडिंग रोल्स के लिए तैयार किया जाएगा? देखिए, जहां तक अलग तरह की तैयारी की बात है, वो सेना का इंटरनल एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस होता है जो कि उनको समय समय पर अपने आप प्रदान किया जाएगा, जिसमें वो नॉमिनेट की जाएंगी। अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिसमें वो जाएंगी और अगर वो कोर्स अपना सफलतापूर्वक वो होती हैं, सफल होती हैं उस कोर्स में, तो उनको आगे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी पर जहां तक एक शारीरिक क्षमता की बात की आपने, वो जिस समय वो इंडक्ट होती हैं, जिस समय वो ज्वाइन करती हैं, जिस समय वो एकेडमी में होती हैं, उस प्रशिक्षण के स्तर को भी अब दूसरी तरह से उसको असेस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अपने आप ही अगर कोई भी महिला अच्छा काम करती है फौज में रहकर, आपके जो फिजिकल, मेंटल और जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर अचीव करती है, तो वो आगे अपने आप, इट इज अ प्रोसेस, प्रोसीजरल ऐसा है कि अगर आप एक कोर्स में अच्छा करते हैं, आपको अपने आप नॉमिनेट करते हैं अगले के लिए, उसमें आप अच्छा करते हैं तो आगे आगे इसी तरह करते करते आप कैप्टन से एक कमांडिंग पोजीशन पे जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल और कुछ अलग ट्रेनिंग के प्रोसीजर में चीजें जो चेंज करना है, वो मेरे ख्याल से सेना का इंटरनल मामला होगा और आई एम श्योर वो इसके लिए तैयार हो रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और जहां तक महिलाओं की बात है वो भी इसके लिए तैयार होंगे। जी, यहाँ से ही मैं अगला सवाल इसी से जोड़कर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक इंटरनल प्रोसीजर होता है, टेस्ट भी होते हैं, कोर्सेज होते हैं जिन्हें क्लियर करना होता है और इसके बाद वो अलग अलग स्तर पर आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में फिटनेस, ट्रेनिंग, ये कितना महत्वपूर्ण है? खासतौर पर जब हम स्थायी कमीशन के लिए अधिकारियों की बात करते हैं तो हर स्तर पर प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसमें कहा जाता है आपका अल्फा ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है या आपका आईओ ग्रेड होता है। तो ये अल्फा और आईओ ग्रेड को अचीव करने के लिए और ज्यादा क्षमता की जरूरत होती है। इसके मद्देनजर फिटनेस को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ट्रेनिंग, फिटनेस, आर्मी एक ऐसा एरिया है, ऐसा प्रोफेशन है जहां पे ये बहुत मायने रखती है, बहुत ही जरूरी है। तो आर्मी के जो इंटरनल वो होते हैं, वहां पे भी आपका हर साल मेडिकल होता है, आपकी फिजिकल जो क्षमताएं हैं या ये है आपको चेक होती रहती हैं, तो वो बहुत जरूरी है। और आर्मी जैसा हम सब जानते हैं या फौज हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन है
और आपके जो टेरेन है, ऐसे कई मुश्किल टेरेन है जहां पे आपको फिजिकली फिट होना बहुत अनिवार्य है। आप अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप वहां पे पोस्ट नहीं किए जा सकते। मसलन अगर आप देखें कि अगर आपको लेह लद्दाख में पोस्टिंग होनी है तो उससे पहले आपका एक्लिमेटाइजेशन होता है, आपको 15 दिन बेस में रख के आपको ट्रेन किया जाता है, आपको फिजिकली उस तरह से ढाला जाता है कि अगर वहां पे आपको किसी तरह का कार्य करना है तो आप उसे अच्छी भली भांति कर सके। तो इसका तो सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको फिजिकली फिट होना है, और इसके लिए वेरियस कोर्सेज होते हैं जिसमें कि एक आप कह सकते हैं इस तरह का सब्जेक्ट या इस तरह का स्केड्यूल या इस तरह की उनकी फॉर्मेट होती है जिसमें कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग समय समय पर दी जाती रहती है। साथ में मेडिकल भी आपका होता रहता है। अगर कुछ आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसका किस तरह से निवारण कर सकते हैं, उसके लिए आप किस तरह से आपको मेडिकल कैटेगरी लो करके आपको उस तरह से वापस उस शेप 1 में लेकर आ सकते हैं। तो ये सब जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फौज में। तो एक बार अगर महिलाएं इसमें आएंगी तो आई एम श्योर उनको भी सेम चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। चलिए, अजय बैनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो रक्षा विशेषज्ञों के मामलों में विशेषज्ञ हैं। अजय जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि सेना में जब महिलाओं की 1992 में भर्ती शुरू हुई उसके बाद कई बदलाव आने वाले सालों में, दशकों में हुए, लेकिन अब स्थायी कमीशन के तौर पर जब महिलाएं सेना में होंगी तो उनकी भूमिका भी अलग तरह की होगी। इस बदलती हुई भूमिका के मद्देनजर आप क्या देखते हैं कि सेना में भी किस तरह के बदलाव हैं जो अपेक्षित हैं ताकि ये स्थायी कमीशन के तहत भी अपने भविष्य को आगे सेना में देख सकें? देखिए, महिला अफसर यानी लेडी अफसर सेनाओं में करीब 30-32 साल से काम कर रही हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है, कई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेनाओं ने महिलाओं की भर्ती के ऊपर और जोर दिया है और ये जब जो स्थायी कमीशन जिसे परमानेंट कमीशन कहती है सेना, उसको देने की कवायद की गई है, महिलाओं को मिला है। मुझे उम्मीद है कि उनको आगे जाके पुरुष अफसरों के साथ इक्विवेलेंस मिलेगी और वो जाके आगे कमांडिंग पोजीशन जब करेंगी। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, कमांडिंग पोजीशन सेनाओं में प्रमोशन नहीं होती है, इट इज सिलेक्शन। अगर आप काबिल हैं तभी सिलेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। पुरुषों के लिए भी सेम है और महिलाओं के लिए भी सेम है। सेना में जो प्रमोशन की कवायद है, कमांडिंग अफसर जैसे कर्नल कहते हैं या ब्रिगेडियर कहते हैं, वो सारे कमांडर प्रमोशन सिर्फ 30% या 20% लोग ही प्रमोट हो पाते हैं। तो महिलाओं को पुरुषों के साथ जब कम्पीट करना होगा तो मेरा ये मानना है कि आई एम श्योर कि वो महिलाएं पुरुषों के साथ इक्वली कम्पीट करेंगी और सेना उनको बराबरी का मौका देगी। मेरा ये भी और मानना है कि इस मौके के जो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये जो मौका मिला है महिलाओं को एक स्थायी कमीशन लेने के लिए सेना में, ये एक बड़ा अहम फैसला है। इससे देखिए हमारे मुल्क की एक मैच्योरिटी शो होती है एज अ सोसाइटी कि महिला अब सेना में भी है और वो सेना में आगे जाके कमांडिंग रोल में आएगी। तो ये एक बड़ा अहम फैसला, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं। रोल आने वाले वक्त में और ज्यादा विस्तृत और व्यापक भी होगा। और ये जो कमांडिंग ऑफिसर्स की बात की जा रही है, जो सवाल मैंने कैप्टन से भी पूछा था, वही बात मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं। कमांडिंग ऑफिसर्स के रोल में महिलाओं की सेना में तैनाती किन मायनों में महत्वपूर्ण समझी जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये एक हमारे समाज का प्रोग्रेस दिखाता है कि एक महिला एक सेना की टुकड़ी को कमांड कर रही है। सेना की टुकड़ी को कमांड करना मतलब ये है कि आप अपने जीवन की बाजी लगाने को तैयार हैं और आपके पीछे जो 700-800 लोग खड़े हैं वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आपके कमांड पे तैयार है। ये होता है कमांडिंग ऑफिसर जब जंग लड़ती है। जैसे मान लीजिए अभी चाइना के साथ हमारा तनाव चल रहा है, मान लीजिए कुछ होता है तो जो कमांडिंग अफसर है वो कहता है आगे बढ़ो या गोली चलाओ, तो वो 700-800 लोग उस कमांडिंग अफसर के इशारे पर, हुक्म पर अपनी जान देने की, बलिदान देने की कवायद रखते हैं और कमांडिंग ऑफिसर अपनी जान सबसे आगे खड़े होकर देता है। भारतीय सेना का एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। आपको याद होगा जब गालवान घाटी में अभी 15 जून को चाइना के साथ हमारी झड़प हुई, कमांडर जो थे उनके कर्नल बाबू सबसे आगे थे, सबसे पहले उन्होंने अपनी जान निछावर करी देश के लिए। इसलिए कमांडिंग ऑफिसर का रोल बड़ा अहम है मेरे हिसाब से बनता। और एक और सवाल जो इसके आगे अब सब लोगों की जुबान पर है
कि कॉम्बैट रोल्स में भी क्या महिलाओं को कंसीडर करने का वक्त हो जाएगा जल्द ही, क्योंकि युद्ध देखें तो संघर्षपूर्ण हालात में तो महिलाएं अलग अलग फोर्सेस में भी, सुरक्षा बलों में भी ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र एक अलग चुनौती होती है। क्या आप अजय जी युद्ध क्षेत्र में भी महिलाओं की अब व्यापक भूमिका को देखकर संभव लगता है आपको कि आने वाले वक्त में इस पर भी और किया जा सकता है? देखिए, वायुसेना ने लड़ाकू विमानों में महिलाओं को कार्यरत किया है और 6-7 महिलाओं को वहां पर लिया गया है। लड़ाकू विमान, दर्शकों को बता दूं कि जिसे कहते हैं फर्स्ट फाइट ऑफ ऑफेंसिव, जब ऑफेंस होगा तो लड़ाकू विमान चलेंगे सबसे आगे, दैट इज द ऑफेंस। नेवी में पीएटाई एक विमान है जिसमें लड़ाकू क्षमता है, वो सबमरीन को मारता है और वो विमान के अंदर महिलाओं को पोस्ट। आर्मी ने अभी भी आर्मी एविएशन कोर के अंदर महिला लेने की कवायद करी है। आर्मी एविएशन कोर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे ऑपरेट करता है, एलओसी पर, एलएसी पर, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर, सबसे आगे आर्मी एविएशन कोर। मेरा ये मानना है अगर वो महिलाएं आर्मी एविएशन कोर में आएंगी तो उनको जरूरी बात है कि उनको एक जिसे कहते हैं कॉम्बैट रोल में ही लिया जाए। और जब वो कमांडिंग ऑफिसर की हम बात करते हैं ममता जी, कमांडिंग अफसर कॉम्बैट रोल में ही होगा, सारे के सारे वो 80% कॉम्बैट रोल ही है। अगर आप कर्नल बनेंगी, कोई महिला प्रमोट होगी कर्नल पे, एक पुरुष अफसर के साथ प्रमोट होगी, 2 अफसर प्रमोट होंगे, एक महिला एक पुरुष, दोनों ने कमांड करनी है, वो कॉम्बैट ही है। अगर आप आर्मर्ड में हैं या इन्फेंट्री में हैं या आर्टिलरी में हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होगी 90% केसेस। तो उसके इन 2 चीजों का मद्देनजर रखना होगा और सेना मेरे हिसाब से इस चीज में आगे चल रही है कि वो महिलाओं को मौका देंगी और मेरे को उम्मीद है कि महिलाएं बहुत अच्छा करेंगी। तो क्या ऐसे में, हालांकि हमने देखा है कि नौसेना हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे ही कदम चलती रही है हमेशा, और नौसेना में ही कहा जा रहा है कि अब जो समुद्र में, क्योंकि अभी तक महिलाओं की तैनाती नहीं होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि समुद्र में भी उनकी तैनाती की योजना है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे जहाज भी खरीदे जा रहे हैं जहां पुरुष और महिलाओं को इकट्ठा प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में ये सोच और व्यापक साकार हो सकती है, व्यापक रूप से? नौसेना के जो बेड़े हैं, युद्धपोत हैं, उनमें सिर्फ एक कष्ट था, महिलाओं को ना जगह होती है कम, और यूएस में महिलाएं पोस्टेड हैं, उनके जो युद्धपोत हैं बहुत बड़े हैं, 1 लाख टन, 70,000 टन, 80,000 टन। हमारे युद्धपोत जरा छोटे हैं, 18,000 टन, 10,000 टन। उसमें जगह की कमी है। जगह की कमी के कारण वो प्रिवेसी नाम की चीज वुमेन ऑफिसर्स को हम देना जो चाहेंगे, एक महिला को, भारतीय महिला को देना चाहेंगे, वो अवेलेबल नहीं है अभी। जो नए युद्धपोत आ रहे हैं उसमें ये स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है कि वुमेन के कंपार्टमेंट्स बनाए जा सके। बस देखिए, पुरुष के लिए प्रिवेसी के लिए इशू कुछ और है, महिला के लिए कुछ और है। तो युद्धपोतों में अब जो चेंजेस करे जा रहे हैं नौसेना के युद्ध बेड़ों में, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि महिलाओं की तैनाती युद्धपोतों पे जल्दी हो जाएगी, बहुत दिन नहीं लगेंगे इस चीज को, शायद 1-2 साल में। जी चलिए, हमारे साथ वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा भी जुड़ गई हैं। दर्शकों को बता दें कि पुनीता जी सेनाओं की पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्हें 3 रैंक्स दी गई थी, यानी 3 स्टार रैंक्स जो पहुंची थी पुनीता अरोड़ा, वाइस एडमिरल जो लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुकी हैं। पुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और पुनीता जी, आप तो 1960-70 का दशक था जब आप भर्ती की सेना में आपने अपना, हालांकि आप डॉक्टर रही तो डॉक्टर के रोल में आपने सेना को अपनी सेवाएं दी, लेकिन पिछले दशकों में, 5, 6, 7 दशकों में आप किस तरह से सेना में महिलाओं के लिए जो बदलाव हैं, किस तरह से आपने देखा है इन बदलावों को साकार होते हुए? क्योंकि महिलाओं की एडजस्टमेंट, अकोमोडेट सेना में कर सके, इसको लेकर नीतिगत स्तर पर भी काफी निर्णय लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर रियली आप देखें कि एंट्री ऑफ वुमेन जो फौज में हुई है वो मेडिकल से ही हुई है। दे आर द फाउंडेशन फॉर लेटिंग द वुमेन कम इनटू द आर्म फोर्सेस। अगर मैं आपको बात करूं तो पहले मेडिकल में भी जो वुमेन ऑफिसर्स थे उनको खाली शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, तो परमानेंट कमीशन उनको पहली बार मिला समवेयर इन 50s। उसके बाद ऑल द मेडिकल में इफ दे आर सेलेक्टेड तो अपना परमानेंट कमीशन उनको मिल गया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। और इसके वक्त क्या था कि कोई हमारे जो था कोई स्कोप ही नहीं था प्रोफेशनल प्रोग्रेस का। जो वुमेन ऑफिसर्स थे उनके लिए अगर आप स्पेशलाइजेशन करना है तो या तो आप पीडियाट्रिशियन बन जाइएगा या आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाइए। इसके बियॉन्ड सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, इन सब में उनकी एंट्री उनको होती ही नहीं थी।
लेकिन तब से और अब अगर आप देखें तो अब जो मेडिकल कोर के अंदर महिला हर स्पेशलाइजेशन में है, उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसमें वो नहीं है। ओके, तो ये तो एक प्रोग्रेस हो गई उनकी। नंबर 2, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर्स का देखिएगा, नर्सिंग ऑफिसर्स इमेजिन करो कि वो शादी नहीं कर सकती थी, अगर उन्होंने शादी करी तो उनको रिजाइन करना पड़ता था। अच्छा। लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव आया कि नर्सिंग ऑफिसर्स भी फौज के अंदर शादी करके अपना कैरियर परस्यू कर सकती हैं। और आज देखिए नर्सिंग ऑफिसर्स, उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं और बहुत खुशी से फैमिली के साथ भी रहती हैं और अपना कर्तव्य भी निभाती हैं। तो उस समय से लेके अब तक देखिए कि वुमेन का कैरियर इन आर्म फोर्सेस कितने बदलाव से गुजरा है। और ये बदलाव इसलिए आया है दोनों तरफ से। एक तरफ तो महिला ऑफिसर्स ने भी ये प्रूव किया कि भाई हम भी मेल ऑफिसर्स के साथ उसी तरह कंधे से कंधा मिला के हम उसी तरह का काम कर सकते हैं। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन ने देखा तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज को धीरे धीरे चेंज किया और वुमेन को एक्सेप्ट किया इसका रोल में। और उसके बाद अदर स्ट्रीम्स के अंदर तो आप देखिए ग्रेजुअली कितने स्ट्रगल के बाद वुमेन हैव बीन एक्सेप्टेड इन अदर रोल्स अदर देन मेडिकल एंड नर्सिंग। तो देखिए कितना बदलाव आया है। और अब तो आप देखिए, मैं तो कहती हूँ कि हर साल एक नया बदलाव ही आता जा रहा है। नाउ द वुमेन आर बीइंग एक्सेप्टेड इन एवरी रोल और इन एवरी कैपेसिटी। और अब तो सिर्फ ये बात मानी जा रही है अब तो पुनीता जी की युद्ध क्षेत्र के रोल को छोड़ के तमाम सभी विभागों में, नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अब सेना महिलाओं को अब आगे ड्यूटीज दी जा रही हैं। लेकिन ऐसे में चूंकि आपको तो एक लंबा अनुभव है, आपने हर स्तर पर काम किया है, आपके अंडर बहुत सारे यंग ऑफिसर्स हैं, यंग महिला अधिकारी हैं, युवा जो आगे बढ़ी हैं, उन्होंने भी अपना एक करियर, एक मुकाम हासिल किया। सेना में महिला अधिकारियों की क्षमता का सर्वाधिक उपयोग ये कैसे सुनिश्चित करना संभव है? हमें सुनिश्चित करना ऐसा है, देखिए जहां तक मैं आपको बताती हूँ कि अभी इससे पहले जो वो बोल रहे थे रिगार्डिंग कमांडिंग ऑफिसर, अब देखिए मैंने भी कमांड किया है 166 MH और उस वक्त कमांड किया है कि जब हमारे सिर पे युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, हम लोग तो ऑलमोस्ट वॉर में चले गए थे। तो हर लोग सोचते थे अरे भाई इतना बड़ा अस्पताल, एक लेडी कमांड कर रही है, उसके नीचे 500 लोग काम करेंगे, 500 मरीज आएंगे, कैसे होगा? पर इतने अच्छे से सब हो गया एंड एवरीबॉडी वाज प्राउड ऑफ 166 MH। सो अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे वुमेन को, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हर फील्ड के अंदर वो उसी प्रकार काम कर सकती हैं कि जैसे हमारे अदर मेल ऑफिसर्स का। जी, यानी आप इस बात का एक अनुपम उदाहरण है वाइस एडमिरल पुनीता जी की, जो ये दिखाते हैं कि हर स्तर पर चाहे कमांडिंग रोल्स भी मिले तो भी सफलतापूर्वक आप अपनी ड्यूटी निभा सकती हैं। ऐसे में जी कैप्टन राठौर, जब मैं आपसे फिजिकल फिटनेस की बात और ट्रेनिंग की बात कर रही थी तो अभी हाल ही में आर्मी ने अपने जो रूल्स हैं उसको थोड़ा सा बदलाव किया और बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पहले उन महिलाओं के लिए जिनको 2009 से पहले कमीशन किया गया था, ये जो 35 साल से ऊपर की उम्र के थे उनके लिए नहीं था, लेकिन नाउ दे मेड इट मैंडेटरी, अब इसको अनिवार्य किया गया। ये जो बदलाव है रूल्स का, क्या ये भी एक संकेत है कि अब दोनों ओर से इस बात की तैयारी पुख्ता है कि महिलाएं भी तैयार रहें इन रोल्स के लिए और इसी हिसाब से उनको भी अंदर जब लाया जाएगा तो नियम वही रहेंगे, तो महिलाओं को भी तैयारी जरूरी है? बिल्कुल, उनको भी तैयारी जरूरी है। और एडमिरल पुनीता, मैं यहाँ पे कैप्टन राठौर से इसका जवाब लेना चाहूंगी प्लीज। ओके ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कदम है। देखिए, आप किसी नई चीज को अगर करने जा रहे हैं या पहली बार करने जा रहे हैं तो आपको तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, महिलाओं की तरफ से भी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी होनी चाहिए। और महिलाओं का जहां तक मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इसमें सफल होंगी, सफल होती रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक आपकी सर्विस कंडीशन भी है, साथ में आपकी सिक्योरिटी की बात भी है। आप किसी चीजों को हैंडल करने अगर जा रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक पैरामीटर्स हैं आपके, जिसमें आपको सफल होना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से है और होना, तैयारी भी दोनों तरफ से है। बिल्कुल, यहाँ पे अजय जी संक्षेप में, थोड़ा वक्त कम है,
अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाएं आती रही हैं, लेकिन अजय जी क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि स्थायी कमीशन में भी महिलाओं को बुलाया जाए? जिस तरीके से पुरुष एनडीए और आईएमए के जरिए ट्रेन होकर परमानेंट कमीशन में आते हैं, महिलाओं को भी इस तरह का अवसर मिल पाए। बिल्कुल, ये लॉजिकल रास्ता है। महिलाएं अब एनडीए में, इंडियन नेवल अकेडमी में, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के थ्रू भी आए और वो जो उनका एक डायरेक्ट एंट्री रूट है वो खोला जाए। और मेरा मानना ये है कि ये इसका समय आ चुका है, आज नहीं तो कल ये होते रहेगा। और हमें, मेरे हिसाब से, जो महिलाओं की अपेक्षाएं हैं या यंग एजुकेटेड लड़कियां जो हैं, जो काम करना चाहती हैं, देश के लिए काम करना चाहती हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब मान लीजिए आप इसको 10 साल के लिए दे दीजिए, 15 साल के लिए दीजिए ट्रायल बेसिस। और वैसे तो ट्रायल बेसिस हो चुका है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 92 से चल रहा है। लड़कियों ने हेलीकॉप्टर उड़ा लिए, आर्टिलरी गन्स के साथ रैली, उन्होंने इन्फेंट्री में सपोर्टिंग रोल में रैली, इंजीनियर्स में रैली, कई जगहों में रैली है, और तो उनको मौका दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यानी कि सभी अवसर, समान अवसर महिलाओं के लिए अब हर मोर्चे पर हासिल उनको हो, उपलब्ध हो। जाहिर है कि अब इसको लेकर, क्योंकि अभी तो परमानेंट कमीशन देना शुरू किया गया है, तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में नियम भी बदलेंगे और अवसर भी उनके सामने खुलेंगे, जिस पर रहेगी सबकी नजर भी। फिलहाल अजय जी, एडमिरल पुनीता और कैप्टन राठौड़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।